हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 इकोनॉमिक्स। हम अर्थव्यवस्था, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की यूनिट आज शुरू करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत की विदेश व्यापार की नीतियां। क्या भारत की विदेश व्यापार की नीतियां, इनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम वीडियोस में आपको जो भी नया कंटेंट है वो सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराना। तो ज्ञानशाला एकेडमी के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं क्या हमारी विदेश व्यापार नीति। भाई आपको सामने पोस्टर दिख रहा होगा, जो आपको पीपीटी का पेज दिख रहा है, यह है किस का फ्रंट पेज है, जो भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की गई है, यह उसका फ्रंट पेज है ना। तो विदेश व्यापार नीति वर्तमान में भारत अपना व्यापार को बढ़ा रहा है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दे रहा है। इस दृष्टि से विदेश व्यापार नीति महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसको ऐड किया गया है। हम शुरुआत करते हैं तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो विभिन्न विदेश व्यापार नीतियां हैं इनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ विदेश व्यापार में आयात निर्यात की जो नीतियां हैं वो जानेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम इन नीतियों के बारे में, कौन कौन से बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह है, जैसे हम पढ़ेंगे किसके बारे में। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि भाई विदेश व्यापार नीति क्या है। क्या पढ़ेंगे भाई, ये क्या है, विदेश व्यापार क्या है, विदेश व्यापार नीतियां क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि यह बनाता कौन है, जो विदेश व्यापार नीति है भाई बनाता कौन है। भाई पढ़ेंगे तो छोड़िए, कोई भी एक टॉपिक है, कोई टॉपिक जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कौन से प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, उन प्रश्न के उत्तर हम खोजने के प्रयास करेंगे। और यही जो प्रश्न है, यही प्रश्न आपसे कहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी तैयारी के स्तर पर। तो उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कैसे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। फिर इनका उद्देश्य क्या है और प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रमुख नीतियां हैं। क्या केवल 2023 वाली ही है या इसके अलावा भी है। फिर इनके लक्ष्य क्या हैं और भाई इसके संबंधित क्या नवाचार हैं, इनके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इनके प्रमुख प्रावधान क्या हैं अलग अलग नीतियों के, और इनमें कौन सी प्रमुख योजनाएं लाई गई। फिर वर्तमान में भारत में विदेश व्यापार की स्थिति क्या है और इनसे संबंधित अन्य तथ्य, इनसे संबंधित और अन्य तथ्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हमारी कोशिश रहेगी पहले हम क्या, विदेश व्यापार क्या है और इसका इतिहास, विदेश व्यापार की नीतियां हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में कम से कम समय में कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमें जाननी है। तो भाई प्रश्न आता है विदेश व्यापार। क्या विदेश व्यापार, विदेश व्यापार क्या है। भाई पहले तो समझिए व्यापार क्या है। व्यापार क्या है, किसी भी वस्तु का विनिमय लाभ के उद्देश्य से। व्यापार में क्या होता है, व्यापार का उद्देश्य क्या हो जाता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना, उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है, लाभ कमाना। तो जब किसी वस्तु का विनिमय हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह व्यापार कहलाता है। जरूरी नहीं है पैसे ही लें आप उसके बदले आप और भी चीजें ले सकते हैं। तो विनिमय जो हो वो लाभ के उद्देश्य से हो, वह व्यापार है। अब बात आती है विदेश व्यापार की। तो विदेश व्यापार क्या, विदेश मतलब सीमा पार, हमारे देश की जो सीमा है, सीमा पार का जो भी क्षेत्र है वह विदेश कहलाता है। जब सीमा पार हम किसी वस्तु या सेवा दोनों का व्यापार करते हैं वह विदेश व्यापार कहलाता है। इसमें वस्तुएं और क्या, सेवाएं दोनों शामिल है। वस्तुएं जैसे कि भाई हम क्या फल निर्यात कर रहे हैं, फल क्या है, उत्पाद भी है, वस्तु भी है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। कैसी सेवा,
भाई कोई एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका ऑफिस इंडिया में है और जो भारतीय लोग हैं वह यहाँ पर टेलीकॉलर का कार्य कर रहे हैं और उनको सर्विस दे रहे हैं यहाँ से। भाई कोई एक फर्म है, विदेशी फर्म है, वह क्या करती है भाई, अकाउंटिंग करके देती है लोगों को वर्ल्ड वाइड, एमएनसी कंपनी है। और भाई क्या कर रही है कि इंडिया में उसने सीए हायर किए, उनका सीए का काम क्या है, उनका अकाउंट मेंटेन करना और अकाउंट प्रोवाइड करना, तो सर्विस दे रहे हैं विदेशी उपभोक्ताओं को। तो यह क्या, तो वह सेवा, तो वस्तु और सेवा। वस्तु में भाई कोई ओला स्कूटर है, वह भारत में बन रहा है और उसे फिर निर्यात किया जा रहा है। बजाज का कोई ऑटो है, उसको निर्यात किया जा रहा है। भाई कोई बाइक है या कोई भाई मोबाइल है, पंखे हैं, कोई भी चीजें निर्यात की जा रही है, वस्तु हैं और सेवा। तो भाई आयात भी हो रही है, निर्यात भी हो रही है, वस्तुएं भी और सेवाएं भी। तो आयात निर्यात शामिल होता है व्यापार में, और जब यह सीमा पार हो तो वह विदेश व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेश व्यापार। अब कोई व्यापार है तो व्यापार की दो मदें होती हैं, एक तो आयात और एक निर्यात। तो आयात क्या होता है? आयात का अर्थ है मंगाना, आयात मतलब मंगाना। तो जो विदेशों से जो वस्तुएं हमारे यहाँ खरीदी जाती हैं, जो आती हैं, वो है आयात। और फिर निर्यात मतलब बेचना, तो यहाँ बाहर भेजना। तो यहाँ पर जो हम अपने देश से बाहर जो वस्तुएं और सेवाएं भेजते हैं, उनके बदले में हमें लाभ मिलता है, पैसे मिलते हैं या और कोई अन्य लाभ, तो वह क्या होगा? निर्यात होगा। तो सबसे पहले विदेश व्यापार। तो भाई व्यापार क्या है, विदेश व्यापार क्या है? फिर व्यापार के दो भाग होते हैं, आयात और निर्यात। विदेश व्यापार की हम ले रहे हैं या भेज रहे हैं। फिर विदेश व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, वो है क्या? वह शब्दावली है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी भी कहा जाता है। अब यह होता क्या है भाई? किसी देश के साथ, मान लीजिए भारत का किसके साथ? यूके के साथ व्यापार चल रहा है। अब भारत क्या करेगा? भारत ने मान लीजिए यूके से 100 अरब डॉलर, 100 अरब का व्यापार किया। 100 अरब का क्या किया? आयात। 100 अरब का आयात, इंपोर्ट किया। आयात मतलब इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया कहां से? यूके से। और उसको भुगतान किए कितने? 100 अरब। अब भाई हमारी जो भारतीय मुद्रा है या जो हमारा धन है, वह तो निष्कासित हो गया। कहां पर? यूके में। भाई वो पेमेंट किया ना, अगर हमें उस पेमेंट को क्या करना है? संतुलित करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे यहां से कोई वस्तु या सेवा हो जिसके बदले में 100 अरब डॉलर हमें यूके से मिल जाएं, भाई तभी संतुलन होगा ना, कि 100 अरब का हमने खरीदा और 100 अरब का बेच दिया, तो हमारी स्थिति तो भाई बढ़िया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यह क्या? भुगतान संतुलन कहलाता है। मान लीजिए अगर हमने 100 अरब डॉलर का मंगाया और बेचा कितने का? मात्र 10 अरब डॉलर का। कितने का हमने बेचा? मात्र 10 अरब डॉलर का। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि हमारा भुगतान असंतुलन है, संतुलन नहीं है। तो उस भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना। तो भुगतान संतुलन आपको समझ में आया। तो भारत का वर्तमान में भुगतान संतुलन जो है अलग अलग देशों के साथ अलग तरीके से मापा जाता है। कितना घाटा है? व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा क्या होता है? जब हम किसी देश को, कोई भी देश है, जितना हम उनसे आयात कर रहे हैं, निर्यात उससे कम करें। मतलब निर्यात कम और आयात ज्यादा हो रहा है, तो उस देश से हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा कहां है? चाइना से। सर्वाधिक व्यापार घाटा किस देश से है? चाइना से। याद रखिएगा इस बात को। फिर इसी में बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में। भुगतान संतुलन आप लोगों को समझ में आया होगा, सरल सी चीज है। अगली होती है महत्व, कि विदेश व्यापार का महत्व क्या है। पहले तो विदेश व्यापार का महत्व समझिए, पहले व्यापार का महत्व समझिए। विदेश व्यापार के व्यापार का महत्व क्या है भाई? लोग लाभ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे तो उनके पास धन संग्रह होगा, धन संग्रह होगा तो इससे क्या? उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में वह खर्च करेंगे। क्या करेंगे? वह वो खर्च कहाँ? जीवन स्तर को बढ़ाने में। इसके अलावा भाई
प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरत की हर वस्तुएं उत्पादित नहीं हो सकती हैं। अगर उसे अपनी ज़रूरत की हर एक वस्तु की आपूर्ति करनी है तो व्यापार के माध्यम से वह सुगमता से हो सकती है। अब हम बात करें विदेश व्यापार की कि भाई विदेश व्यापार का महत्व क्या है। विदेश व्यापार का महत्व, भाई विदेश व्यापार होने से उस देश में क्या आती है, आत्मनिर्भरता आती है। एक तो आत्मनिर्भरता आती है, दूसरी उसके विदेशी संबंध, जो विदेश से संबंध तो मित्र संबंध विकसित होते हैं। फिर जो जरूरत की वस्तुएं हैं, जो जरूरत का सामान है वो भी मिल जाता है, जरूरत का सामान भी मिल जाता है इनको इसके माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर स्किल्स भी डेवलप हो सकती हैं, इसके माध्यम से स्किल्स भी डेवलप होती हैं। औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, औद्योगिक गतिविधियां हैं वो उनको भी प्रोत्साहन मिलता है इसके माध्यम से, विदेश व्यापार के माध्यम से। फिर अगर विदेश व्यापार अच्छा हुआ, आय अच्छी हुई, तो इससे क्या होगा, बुनियादी ढांचे का भी विकास होगा, बुनियादी ढांचा भी विकसित होता है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा ज़्यादा आ रहा है और इससे क्या, इससे निवेश में भी वृद्धि होती है। क्या होती है? निवेश में भी वृद्धि होती है। जैसे वर्तमान में भाई एप्पल की जो कंपनी है, एप्पल की जो फैक्ट्री है वह इंडिया में लग चुकी है, टेस्ला भी इंडिया आने वाली है। क्यों? क्योंकि व्यापारगत सुगमता है हमारे यहाँ, व्यवसायगत सरलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया का, तो भाई विदेश व्यापार में भी सहायता कर रही है। तो ये क्या महत्व है किस चीज का, विदेश व्यापार का महत्व क्या है, यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस तरीके से प्रश्न के पैटर्न पिछले कुछ समय से पीएससी का है, वो कुछ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी पूछ रही है, और साथ ही साथ यह आपको काम आएगा कहाँ पर, यह आपको काम आएगा मेंस में। कहाँ काम आएगा? मेंस में। अब ये जो विदेश व्यापार है भारत का, विदेश व्यापार, इसको व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए समय समय पर अलग अलग नीतियां लाएंगे, जिन्हें विदेश व्यापार नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश व्यापार नीति, जो समय समय पर अलग अलग काल में अलग अलग सरकारों के द्वारा लाई गई। अब अगर हम भारत के विदेश व्यापार की बात करें कि भाई भारत का विदेश व्यापार, इनकी जो विदेश व्यापार की नीतियां हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? भाई प्राचीन काल से ही, जब भाई हड़प्पा का काल था, है ना, प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, और इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया से क्या था? विदेश, चीन की सभ्यता से, इनसे विदेश व्यापार के संबंध थे, विदेश संबंध थे। भाई कनिष्क का रेशम मार्ग का आपको पढ़ा होगा, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था, भाई विदेश व्यापार नियंत्रण। अकबर के समय पर भी या सल्तनत काल में भी भारत में विदेश व्यापार समृद्ध था, फल फूल रहा था। भाई गुजरात अभियान क्यों किया था? क्योंकि विदेश व्यापार कब्जा करना था। फिर ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ आए, यूरोप की कंपनी आई, यूरोपीय लोग आए, पुर्तगाली भी, स्पेनिश भी, डच भी, सभी आए हमारे यहाँ। किस लिए आए? विदेश व्यापार के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उपज अच्छी थी और कुछ वस्तुएं बहुत अच्छी थी, जैसे काली मिर्च हमारे यहाँ जो उत्पाद था, ये प्राप्त करने के लिए आए। तो विदेश व्यापार, पहले हम सरप्लस थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अंग्रेजों का काल आया। कौन सा काल आया? अंग्रेजों के शासन का काल। तो यहाँ पर क्या भाई, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति ब्रिटेन के द्वारा लागू की गई थी। इसमें क्या, भारत से जो उत्पाद निर्यात किए जाते थे उनमें यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे वो वहाँ पर महंगे हो जाते थे। और फिर साथ में क्या करते थे भाई, जो यूरोप की फैक्ट्री में निर्मित जो उत्पाद थे वह उन पर टैक्स में छूट दी जाती थी। भारत में भी टैक्स नहीं लगता था उन पे, क्यों? उनका शासन था। तो इसमें क्या, वो बहुत सस्ती हो जाती थी। तो इससे क्या, भारत का क्या हुआ, जो कच्चा माल उत्पादित हो रहा था, भाई कपास उत्पादित हो रहा था और भी बहुत सारी चीजें उत्पादित हो रही थी, तो कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे और ब्रिटेन की, यूरोप की फैक्ट्रीज में उससे तैयार माल लाके, फैक्ट्री निर्मित माल फिर भारत में बेचा जाता। तो भारत क्या, एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में निर्मित हो गया था। और यहाँ का जो व्यापार था, विदेश व्यापार, केवल आयात हो रहा था, निर्यात ना के बराबर होने लगा था। तो आज़ादी के पूर्व भारत के विदेश व्यापार की स्थिति क्या थी कि आज़ादी के पूर्व भारत कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो रहा था ब्रिटिश काल में। फिर भाई जब आज़ाद हुआ भारत, जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले प्रयास क्या किए गए कि भाई हमें खाने की आपूर्ति करनी है।
खाने की आपूर्ति करनी है और अपनी और अन्य आवश्यकताओं की भी आपूर्ति करनी है। अब उन आवश्यकताओं की आपूर्ति करनी है तो इसके लिए क्या करें भाई? भाई क्या करते थे कि जितना हम आयात कर रहे हैं, जितने रुपए का, हम बहुत विकसित तो थे नहीं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज भी बहुत नहीं थी या और चीज़ें भी नहीं थी, तो जितने का हम आयात कर रहे हैं उतने का ही हम निर्यात करते थे। मतलब क्या स्थिति थी? आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन हमारे यहाँ किया जाता था। क्या किया जाता था? आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब जितना हमने आयात किया है, जितना आयात किया है उतना हम निर्यात करने का प्रयास करते थे, जिससे हमारा व्यापार घाटा शून्य हो जाए। बस इतना, हमने लाभ कमाने का भी सोचा ही नहीं। तो आज़ादी के पश्चात जब हम नए नए आज़ाद हुए थे तो इतना प्रयास, भाई वह प्रयास भी कठिन था। क्यों? हमारे यहाँ आधारभूत ढांचा नहीं था। इसलिए भाई जो उस समय के नीति निर्माण करता थे वो कहते भाई हमें ज़रूरत तो है बाहर से मंगाने की, अब तो अब जो मंगा रहे हैं उतना भेजो, तब तक तो हम अपना घाटा संतुलित कर पाएंगे, नहीं तो घाटे घाटे में रहेंगे, कुछ बन तो रहा नहीं है हमारे यहाँ। तो ये प्रयास। फिर क्या हुआ 1962 में, उसके पहले तो चलता रहा, फिर 1962 में क्या हुआ कि एक निर्यात आयात समिति का गठन किया गया। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ उसके पश्चात, भारत चीन युद्ध के पश्चात एक निर्यात आयात समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था इस समिति का? कि भाई इससे पहले भारत की विदेश व्यापार से संबंधित जो भी नीतियां बनाई गई हैं, क्या बनाई गई हैं? विदेश व्यापार से संबंधित जो नीतियां बनाई गई हैं उनका मूल्यांकन करो और इस संबंध में सिफारिश दो, इस संबंध में सिफारिश दो। ये कब? 1962 में पहली निर्यात आयात समिति ऐसी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई थी। फिर बात आती है 1985 की, 1985। भाई पहले क्या, भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी तो उसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था विदेश व्यापार से। लेकिन जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने, भाई हमारी अर्थव्यवस्था में भी समस्या आनी, तो धीरे धीरे उदारीकरण प्रारंभ हो रहा था। 80 के दशक में परिवर्तन प्रारंभ हुआ और 90 के दशक में क्रांतिकारी रूप से इसमें क्या 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे। तो परिवर्तन हुआ था 1991 में एलपीजी का, जो हमारे सिस्टम में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो जो 80 के दशक में परिवर्तन का काल था, तो 1985 में बीपी सिंह जब क्या थे, बीपी सिंह क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे और राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो पहली निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई। क्या की गई? निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई और इसकी अवधि 3 वर्ष की थी। कितनी? 3 वर्ष की। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है कि निर्यात आयात नीति घोषित की गई थी और 3 वर्ष। जो पहले जो भी ये विदेश व्यापार नीति आती थी उनका नाम निर्यात आयात नीति होता था। क्या निर्यात? क्यों भाई? उसमें निर्यात और आयात, आयात होता था और निर्यात होता था। इन्हें क्या? एग्जिम पॉलिसी, क्या एग्जिम पॉलिसी कहा जाता था। अब याद रखिए, याद रखिए, क्या भाई 1982 में, कब? 1982 में किसकी स्थापना हुई आयात निर्यात के लिए? एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी आयात निर्यात के लिए। फिर 1985 में पहली एग्जिम पॉलिसी आई, 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना, 1985 में एग्जिम पॉलिसी आई पहली, जिसकी अवधि क्या? 3 वर्षीय अवधि थी इसकी। फिर इसके बाद 1991 में हमारे यहाँ नई औद्योगिक नीति आई थी, नए आर्थिक सुधार हुए थे, बृहद आर्थिक सुधार हुए थे, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अपनाया गया था और हमारी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करके संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिया गया था। अब चूंकि संपूर्ण विश्व के लिए खोल दिया तो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार, तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। इसलिए फिर जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी मनमोहन सिंह क्या थे? वाणिज्य मंत्री या हमारे क्षमा चाहूँगा वित्त मंत्री, जी वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। उस दौरान क्या हमारी 1992 में प्रथम निर्यात आयात नीति, 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात प्रथम निर्यात आयात नीति कब आई थी? तो 1992 में यह घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 1992 में। और उसके पश्चात क्रमबद्ध रूप से यह नीति घोषित की जाती है ना।
इतना आपको याद रखना है। अब जो हमारे यहाँ विदेश व्यापार नीति या निर्यात आयात नीति बनाई जाती है, वह विनियमित रेगुलेट होती है। किसके माध्यम से रेगुलेट होती है वह? तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम है, इसके माध्यम से जो विदेश व्यापार नीतियां या एग्जिम पॉलिसी हैं इन्हें रेगुलेट किया जाता है। और जो विदेश व्यापार नीति है या विदेश व्यापार है, विदेश व्यापार को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डीजीएफटी। डीजीएफटी विदेश व्यापार महानिदेशालय। क्या? विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टरेट फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इस अधिनियम के तहत इस शासी निकाय की स्थापना की गई थी। विदेश व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण निकाय है क्या? डीजीएफटी। और विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम कब का है? 1992 का, जो कि हमारी विदेश व्यापार नीतियां या निर्यात आयात नीतियों को रेगुलेट करते हैं। तो इतना विकास क्रम, ये क्या है? हमारे यहाँ की विदेश व्यापार नीतियों का विकास क्रम है जो अभी तक आप लोगों ने जाना। अब हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे देश की प्रमुख विदेश व्यापार नीतियां। अभी हम क्या इतिहास जान रहे हैं? सबसे पहले हम इनका इतिहास जान रहे हैं, वो जानते हैं पहले। जो हमारी पहली विदेश व्यापार नीति आई आर्थिक सुधारों के पश्चात, नई औद्योगिक नीतियों के पश्चात जो पहली विदेश व्यापार नीति आई वो थी 1992 की निर्यात आयात नीति। 1992 की निर्यात आयात नीति यह किसके लिए? यह 1992 से 1997 के लिए, मतलब पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी। और कब लागू हुई थी ये? यह लागू हुई थी 1 अप्रैल से। कब? 1 अप्रैल से यह लागू की गई थी। याद रखिए इसकी डेट भी कि पहली कब हमारा जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है तब से 1 अप्रैल 1992 से लागू की गई थी। अब इस नीति का उद्देश्य क्या था? हमारे विदेश व्यापार को विनियमित करना और उसमें जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए प्रयास करना, साथ ही साथ हमारे निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना, ये इसके प्रमुख क्या उद्देश्य थे। अब इस नीति में एक ईपीसीजी स्कीम चलाई गई। क्या? ईपीसीजी महत्वपूर्ण है। इस नीति में ईपीसीजी नीति स्कीम की घोषणा की गई। ईपीसीजी क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम मतलब निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना। मतलब देखो यहां पर क्या पूंजीगत माल है, पूंजीगत माल। अब कैसा पूंजीगत माल? वह पूंजीगत माल जो निर्यात को बढ़ावा देता है, वह पूंजीगत माल जो निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसके माध्यम से ऐसी पूंजीगत वस्तुएं या कच्चे माल के आयात को बढ़ावा दिया जा रहा था जो हमारे यहाँ के जो निर्यात होने वाले उत्पाद हैं उन्हें प्रोत्साहन दे रहा था। क्या है ये? निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल क्या है? जो भारत हम बाहर से आयात करते हैं, जो चीजें जो भारत के निर्यात को बढ़ाएंगी। जैसे भाई हम सोना और डायमंड ये हम आयात करते हैं, लेकिन इनसे जो निर्मित वस्तुएं हैं, गहने आभूषण, हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं। हम क्रूड ऑयल आयात बहुत करते हैं, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ इतनी अच्छी है कि फिर हम इससे निर्मित उत्पाद को हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो ईपीसीजी इसके लिए भाई निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, तो जो ऐसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देती थी जिनसे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली कैपिटल गुड्स के आयात में छूट से संबंधित यह योजना थी। कौन सी? ईपीसीजी। फिर इसमें एक चीज और क्या थी कि जो अग्रिम लाइसेंस की बात की गई थी, किसके लिए? शुल्क मुक्त आयात हेतु। मतलब आयात करना है किसके लिए? ईपीसीजी का अगर आपको आयात करना है कैपिटल गुड्स का, तो उनमें शुल्क से मुक्ति की बात की गई थी। किससे? शुल्क से मुक्ति की बात की गई थी इसमें। किसमें? जो 1992 से हमारी 1992 से यहाँ की वस्तु थी। फिर
इसमें जो नीति थी, फिर इसके बाद इसमें और क्या प्रावधान किए गए, इसमें प्रावधान किया गया था कि कुछ वस्तुएं हैं, भारत की कुछ वस्तुएं जिनके आयात और निर्यात में सरकार की मध्यस्थता आवश्यक निर्धारित की गई थी। लाइसेंस राज पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, धीरे धीरे समाप्त करना था। तो शुरुआत में उन्होंने कुछ वस्तुएं, कुछ मदें ऐसी छोड़ी जिन पर सरकार की मध्यस्थता आवश्यक थी। जैसे भाई दवाइयाँ हैं, एल्कोहल पेय पदार्थ हैं, अगर इनकी नशीली वस्तुएं, नशीले पदार्थ हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इनका आयात करना है, निर्यात करना है, उसमें सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। सरकार की मध्यस्थ के बिना यह ना हो पाती। ये प्रावधान इस नीति में किए गए थे। किसमें भाई? 1992 की आयात निर्यात नीति में। तो यह प्रमुख बिंदु हैं, आपको यही 2-3 बिंदु याद रखने। 1992 के में ईपीसीजी योजना थी, अग्रिम आयात के लिए क्या थी उसमें भाई? लाइसेंस की, शुल्क मुक्त अग्रिम आयात की लाइसेंस की बात थी, और सरकार की मध्यस्थता भी रहती थी। कब? इसकी डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1992 को लागू हुई थी, 5 वर्ष के लिए। अब इस दौरान याद कीजिए हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। पंचवर्षीय योजनाएं तो कौन सी? 8th पंचवर्षीय योजना, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इनके इसके समकक्ष इसका काल था, वह भी 1992 से 1997 तक चली थी, और यह भी 1992 से 1997 तक। तो उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये थी। अब हम बात करें 1997 की विदेश व्यापार नीति। किसकी? 1997 की विदेश व्यापार नीति। कौन सी? तो निर्यात आयात नीति 1997 से 2002। भाई सरकार भी तो बदली थी ना, तो नीति भी आएगी, और 5 वर्ष का। तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किया था इन्होंने कि हमें 2002 तक अपना जो निर्यात है $200 अरब का लक्ष्य प्राप्त करना है। निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया था $200 अरब का। सोचो, आयात तो उससे जाना था। हमारा स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति थी व्यापार घाटे की स्थिति थी हमारी। किसकी? व्यापार घाटा चल रहा था हमारे यहाँ। और साथ ही साथ जो शुल्क रहित अग्रिम लाइसेंस था, इसकी व्यवस्था पहले, यह जो 12 माह के लिए वैध रहता था, इसकी जो वैधता है वह बढ़ाकर 18 माह कर दी गई थी। कितने माह कर दी गई थी? 18 माह कर दी गई थी। किसकी? भाई जो शुल्क रहित अग्रिम लाइसेंस, जो एडवांस लाइसेंस दिया जाता था, उसके पैसे नहीं लगते थे निर्यात के लिए, आयात के लिए, तो उसे बढ़ाकर 18 माह। अब ये किसका आयात किया जाएगा? भाई ईपीसीजी, जो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स है ना, उनके आयात के लिए जो लाइसेंस दिया जाता था। तो याद रखिए, निर्यात आयात नीति 1997 से 2002 में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या? $200 अरब का लक्ष्य। कब लागू हुई? तो भाई फिर वही 1 अप्रैल 1997 से 2002 के लिए लागू हुई थी। फिर अगली नीति है निर्यात आयात नीति 2002 से 2007। कब से? 2002 से 2007। उसमें याद रखना वो कब? वह 9वीं पंचवर्षीय योजना के समकालीन थी। ये जो थी, यह 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 वाली 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम पीरियड के बराबर थी। और यह कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना। दसवीं पंचवर्षीय योजना। भाई जो 90 का दशक था, 1991 से 1999 तक का, इस दशक में क्या भारत में स्थिर सरकार नहीं हो पा रही थी। 1998 तक सरकार गिर रही थी, तो नीतियों में भी भाई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो स्थिरता आई। तो स्थिरता के साथ फिर उन्होंने नई नीति जो आई, तो उसमें और ज़्यादा प्रयास किए गए कि और कैसे क्या किया जाए। तो भाई अब इस समय पे आप याद रखिए, 1998 में क्या? 1998 में केसीसी योजना आई थी। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि के लिए और भी आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्यों? भाई गाँव को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। उसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो कृषि उपज है, अगर लोग गांव से शहर में बेचने आ रहे हैं, मंडी में बेचने आ रहे हैं, तो भाई आसानी से आ सकें, माल आसानी से बेच सके। कहीं ना कहीं कृषि उपज है, उनके निर्यात पर, उनको बाजार तक, मंडी तक पहुंचाने पर फोकस किया गया था। तो इसमें भी भाई जो निर्यात है, निर्यात को विदेशों तक पहुंचाने के प्रयास अच्छे से किए जाएं, ऐसे प्रावधान किए गए थे। मुख्यतः फोकस इस पर था। अब लेकिन इसमें एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में चुनाव जल्दी कराए, 3 महीने जल्दी कराया, और क्या हुआ? साइनिंग इंडिया का नारा दिया, साइनिंग इंडिया का नारा दिया। लेकिन साइनिंग इंडिया के नारे के साथ यह चुनाव नहीं जीत पाए, और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आती है। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आती है। कब? 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है। 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनते हैं।
फिर जो नई सरकार आती है यूपीए की, वह इस नीति को खारिज कर देती है, वह इस नीति को रद्द करके और नई विदेश व्यापार नीति बनाती है। अभी तक जो नीतियों के नाम थे वह निर्यात आयात नीति थे। यह इसका काल 2002 से 7 था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लगभग था, लेकिन बीच में ही इसे रोक दिया गया। तो 2004 में नई नीति बनी 2004 से 9 के लिए। अब चूंकि बीच में चुनाव हुए होंगे, मई जून में चुनाव हुए होंगे, तो यह नीति कब लाई गई? यह लाई गई कब? 31 अगस्त 2004। इसलिए इसकी डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि इसकी डेट 1 अप्रैल से नहीं है। और भी यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा यह बनाई गई थी। भाई वाणिज्य मंत्री, पहले तो भाई यह प्रश्न का उत्तर कि भाई किस मंत्रालय के द्वारा यह तैयार की जाती है। चूंकि यह व्यापार की बात है तो वाणिज्य मंत्रालय बनाता है। विदेश व्यापार नीति का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है, विदेशी मंत्रालय कोई संबंध नहीं। विदेश व्यापार नीति वाणिज्य मंत्रालय निर्मित करता है। तो वाणिज्य मंत्री कौन थे? कमलनाथ थे। कब बनाई गई? यह 2004 में बनाई गई और 31 अगस्त 2004 से इसे लागू किया गया। कब से? 31 अगस्त 2004 से इस नीति को लागू किया गया था। अब इस नीति में क्या उद्देश्य क्या था? कि 2009 तक भारत की विदेश व्यापार में जो भागीदारी है उसे दुगना करना था। भारत की विदेश व्यापार में भागीदारी मात्र 0.8% थी, तो इसे बढ़ाकर 2009 तक 1.5% मिनिमम करना था। 1.5% विदेश व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को करना था। यह लक्ष्य रखा गया किसमें? 2004 की विदेश व्यापार नीति में। अब इसमें कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे, बहुत अच्छे इनिशिएटिव। जैसे भाई सबसे पहले सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम मतलब सर्व करो, अब इंडिया से सेवा निर्यात। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया क्या? सेवा निर्यात को प्रोत्साहन के लिए। इसके माध्यम से क्या? भारत का देखो आईटी क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा था। इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी कंपनीज, सत्यम टेलीकॉम, सत्यम इन्फोसिस ऐसी कोई कंपनी थी, उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कंपनी विकसित हो रही थी, तो भाई सेवा, भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही थी। या जो मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण दिया कि भाई मैनुअल काम भारत से करा ले रहे थे और उसे सेंड कर देते। इंटरनेट का युग भी प्रारंभ हो ही रहा था, इस समय मोबाइल युग था, तो मोबाइल पर काम, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर काम करके सर्व सेवा भेजते थे। तो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, आप यहाँ पर ऑफिस खोलो इंडिया में और यहाँ से सर्विस दो, आपको सस्ता श्रम मिल जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार। इसलिए तो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम इसमें। फिर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स विकसित किए गए। किसके आधार पर? भाई सेज व्यापार के प्रोत्साहन के लिए, निर्यात के प्रोत्साहन के लिए जैसे सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। उन्हीं की तर्ज पर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स की स्थापना की जाएगी, ऐसा इस नीति में प्रावधान किया गया था। फिर विशेष कृषि उपज योजना, मतलब कृषि प्रोत्साहन, कृषि उपज हैं इनके निर्यात के प्रोत्साहन के लिए विशेष कृषि उपज योजना चलाई गई थी। इसके अलावा टारगेट प्लस स्कीम लाई गई थी, जिसमें आयातकों और निर्यातकों के टारगेट में वृद्धि की गई ताकि हमारी ये भागीदारी बढ़ पाए विदेश व्यापार में। तो टारगेट प्लस स्कीम लाई गई थी कि कोई आयातक निर्यातक टारगेट में वृद्धि करना चाहता है उसके लिए। फिर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया था। भाई जो सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम लाई गई क्योंकि फोकस था कि हम अगर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन वस्तुओं का नहीं कर पा रहे हैं, तो हम व्यापार घाटे को कम करने के लिए सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएं निर्यात में और ज़्यादा, तो उसके लिए उस पर फोकस किया गया। तो सेवा निर्यात संवर्धन जो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था इसके माध्यम से। तो ये क्या 2004 से 9 के लिए विदेश व्यापार नीति की यह प्रमुख बिंदु थे, यह प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये आपको याद रखने हैं। सर्व फ्रॉम इंडिया, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन, विशेष कृषि उपज योजना, टारगेट प्लस स्कीम और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, ये प्रयास, ये प्रमुख विशेषताएं इस नीति की थी। अब इसके पश्चात 2004 से 9 तक यह नीति चली। फिर 2009 में फिर चुनाव हुए और फिर से किसकी? कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट आई। तो 2009 में फिर से यह नई विदेश व्यापार नीति लागू करती है। 2009 से 14 के लिए नई विदेश व्यापार नीति
लागू हुई। जो कब लागू हुई? तो 27 अगस्त, कब? 27 अगस्त 2009 को। इसकी डेट भी भाई 31 अगस्त को थी और यह है 27 अगस्त को लागू की गई यह है। और इसमें क्या भाई नाम बदल कर क्या किया गया था? विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति 2004 में किया गया था और 2009 में भी विदेश व्यापार नीति। 2004 के पहले क्या निर्यात आयात नीतियां थी। अब इसमें भी क्या उद्देश्य रखा गया था? इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था 2009 से 14 वाली नीति में? तो मैं बात करूं कि इसमें भाई ये कब आई थी ये नीति? पहले तो आप दौर समझिए। 2008 में वैश्विक मंदी थी, वैश्विक मंदी थी, व्यापार घाटा बढ़ रहा था, व्यापार घाटा में वृद्धि हो रही थी। क्यों भाई? जो अमेरिका था, अब परचेजिंग पावर उनकी कम हो रही थी तो वो खरीद ही नहीं रहे हैं। विश्व में मंदी आ गई थी, अब विश्व के लोग नहीं खरीद रहे हैं तो भाई हमारे यहाँ व्यापार घाटा बढ़ेगा, भाई व्यापार में कमी आएगी। हालांकि भारत की नीति के कारण उस वैश्विक मंदी का भारत पर प्रभाव बहुत कम हुए थे, बहुत कम प्रभाव भारत में हुए थे। तो अब इसमें क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो निर्यात में गिरावट है, निर्यात गिरावट को कम करना, निर्यात में जो गिरावट हो रही है उस गिरावट में, गिरावट की दर में कमी लाना, निर्यात में जो गिरावट हो रही है उस गिरावट में भी कमी लाना है और हमारे व्यापार को, निर्यात को बढ़ाना है। यह इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। फिर जो निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर है, निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर उसे 15% तक ले जाना था इन्हें। कहाँ तक? 15% तक। और मेन चीज इसमें क्या, जो हमारा निर्यात है, जो निर्यात है, निर्यात को 2014 तक 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। कितना? 2 गुना करने का लक्ष्य किस में रखा गया था? 2009 से 14 की नीति में 2014 का लक्ष्य था और इसे बढ़ाना था हमें। तो यही प्रमुख नीति थे और इसमें और ज़्यादा बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको याद रखें। फिर इसके बाद आती है हमारी अगली विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 की, 9 से 14 तक ये चली। फिर 2014 में एक बार फिर सरकार पलटती है और सरकार आती है एनडीए, बीजेपी की सरकार आती है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 2015 में अब नई विदेश व्यापार नीति आती है। अब चूंकि नई विदेश व्यापार नीति नई सरकार की, नई नेताओं की, नई विचारधारा की पार्टी के द्वारा आती हैं तो इसमें आमूलचूल बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं कभी भी जब नई विचारधारा की सरकार आती है। तो अब जो 2015 की विदेश व्यापार नीति आई 15 से 20 के लिए 5 वर्षीय, यह भी पंचवर्षीय थी। यह कब? 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई, 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई। और इसे किसने, इसकी घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। किन्होंने? निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। अब इसमें प्रमुख प्रयास क्या भाई? भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं, मेक इन इंडिया योजना, स्किल इंडिया योजना या स्टार्टअप इंडिया योजना, ऐसी योजनाएं चलाई थी। तो इन योजनाओं के अनुरूप हमारे ढांचे को विकसित करने का प्रयास कौन कौन सी? जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है। इनके अनुकूल वातावरण बनाने और इनको विदेश व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने से और साथ ही साथ रोजगार वृद्धि भी के उद्देश्य इसमें लगे गए। इनके अनुसार, अनुकूलन के अनुसार एक नीति निर्मित करना या रोजगार वृद्धि करना, इनके अनुसार विदेश व्यापार को बढ़ाना, ये किया गया था। अब इसमें क्या किया इन्होंने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने की बात की थी कि भाई हम इन सभी योजनाओं के अनुरूप ही ब्रांड इंडिया, विदेशों में ब्रांड इंडिया को चलाने का के लिए प्रयास करेंगे ताकि भाई इंडियन प्रोडक्ट देखते ही साथ लोग उसको खरीदें, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने क्या, निर्यात संवर्धन के साथ साथ रोजगार विकास पर फोकस किया था। किस पर? रोजगार विकास पर। किसके साथ? निर्यात संवर्धन के साथ।
ठीक। फिर इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2020 तक हमारा निर्यात 900 अरब डॉलर होना चाहिए। कितना? 900 अरब डॉलर का निर्यात करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। फिर इन्होंने क्या, MEIS और SEIS स्कीम चलाई। ये क्या है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, मतलब वस्तुओं के एक्सपोर्ट के लिए, और सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, सेवा निर्यात, भारतीय सेवा निर्यात योजना। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम चलाई, जिसमें क्या, यह सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, यह वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। जो MEIS से कुछ 4-5 योजनाएं पहले चल रही थी, उन योजनाओं को मिलाकर MEIS चलाई गई थी। वह कौन सी योजना थी भाई? ये थी कुछ 5 योजनाएं थी निर्यात संवर्धन से संबंधित, उनको मिलाकर MEIS प्रारंभ की गई। और ऐसे याद रखिए, MEIS और SEIS निर्यात संवर्धन के लिए किस नीति के तहत? तो 2015 की विदेश व्यापार नीति के तहत लाई गई थी। उद्देश्य क्या था? 2020 तक निर्यात को कितना, 900 अरब डॉलर करना। फिर इसमें क्या, 2020 तक विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को 3.5% बढ़ाना, मतलब दोगुना करना। क्यों? इस दौरान 2015 तक भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 1.5% थी, 1.6% थी भारत की भागीदारी, जिसे 3.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया था। और इसके साथ ही साथ 24/7 24 घंटे पेपरलेस कार्य के माध्यम से व्यापार सुगमता के लिए, व्यापार सुगमता हेतु 24/7 पेपरलेस कार्य, मतलब ऑनलाइन कार्य किया जाएगा। ठीक। और इसके अलावा MSME क्लस्टर, तो इसमें नीति में प्रयास किए गए, या बात स्पष्ट तरीके से रखिए कि निर्यात अगर हमें बढ़ाना है तो MSME पर फोकस हमें बढ़ाना होगा। और MSME के फोकस पर बढ़ाने के लिए, इनके निर्यात के बढ़ावा के लिए 108 क्लस्टर्स की पहचान की गई थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित 108 क्लस्टर्स की पहचान की गई। साथ ही साथ इसमें क्या, हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, जो ऐसे प्रोडक्ट जो हाई वैल्यू ऐड करते हैं, या उनमें भाई निर्माण के पश्चात उनकी वैल्यू में हाई बहुत ज़्यादा एडिशन हो जाता है, उनके मान में, उनकी कीमत में, तो इन प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भाई जो भारत की USP बन जाएं। तो ये क्या, 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति। लेकिन एक समस्या आई आगे चलकर एक समस्या आई। क्या 2020 में क्या आ गया? 2020 में कोविड-19 महामारी आई। तो यह हमारे जो टारगेट हैं वह धरे के धरे रह गए। हमारे लक्ष्य थे, सपने हैं, वो धरे रह गए, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में निकला, व्यापार ठप हो गया था, वोकल फॉर लोकल की बात होने लगी, सब जगह आत्मनिर्भरता की बात होने लगी। तो इस नीति का जो टाइम था वह 3 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर कब 2023 तक का किया गया। कब का किया गया? 2023 का इसका टाइम एक्सटेंड किया गया। तो 2015 से 23 फिर इसका कार्यकाल रहा था। तो यह है कौन सी ही 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति महत्वपूर्ण है, याद रखिए। तो ये क्या, ये था हमारी विदेश व्यापार नीतियों का विकास क्रम, विदेश व्यापार नीतियों का विकास क्रम। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या 2023 की विदेश व्यापार नीति को डिटेल पढ़ेंगे। यह आप पूरा विदेश व्यापार क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, आयात क्या है, निर्यात क्या है, और भारत के विदेश व्यापार का इतिहास, फिर विदेश व्यापार नीतियों का इतिहास, विकास क्रम, ये हमने आज जाना। और आप, आशा है आप लोग इसके साथ साथ नोट्स बनाकर इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, विदेश व्यापार नीति 2023, एक ही वीडियो में वो कवर कर लेंगे। तो विदेश व्यापार नीति हो जाएंगी। इसके बाद हम एक ही वीडियो में सार्क, आसियान और G20 को कवर करेंगे। तो बने रहिए ज्ञानशिला अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए MPPSC प्रीलिम्स 2024 का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।